हेलो प्यारे बच्चों। तो आज 11th क्लास की फ़िज़िक्स का सेकंड चैप्टर का अगला लेक्चर नंबर 7। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लंबाई मापने की विधियों के बारे में, दैट इज़ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो देखिए, लंबाई को मापने की जो विधियां हैं उनकी हम एक कैटेगरी बनाते हैं, तो उसको आप समझेंगे पहले। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, तो मापन की जो प्रोसेस है उसको हम पहले समझते हैं। तो लंबाई का मापन करने के लिए पहले तो हम बनाएंगे दो मूल कैटेगरी। जैसे मैं कैटेगरीज बनाता हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। एक प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, दैट इज इसको कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरी विधि रही अप्रत्यक्ष विधि। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, तो देखें पहले समझते हैं डायरेक्ट मेथड का क्या अर्थ है। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड से अर्थ है कि जो नॉर्मल दूरियां होती हैं, जैसे दूरी न तो बहुत ज़्यादा छोटी हो और न बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो उसको हम उपकरणों की सहायता से घर पर ही या लेबोरेटरी में ही या कहीं पर भी हम उनको नाप सकते हैं। जैसे किसी कमरे की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम मीटर पैमाने से उसको माप लेंगे। किसी जब ज्योमेट्री पर काम करते हैं कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, तो आप उसका मेज़रमेंट कर लेते हैं। कोई रेखा कितनी बड़ी है उसको आप नाप लेते हैं, मीटर पैमाने की सहायता से नाप लेते हैं। कोई पतला सा तार दिया है, उसका व्यास ज्ञात करना है तो उसको वर्नियर कैलिपर से नाप लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसमें हम जिन लंबाइयों को मापने में हम डायरेक्ट उसके संपर्क में रहते हैं और हम उन मापक यंत्रों की सहायता से डायरेक्टली नाप लेते हैं, वही प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जैसे तार की लंबाई वर्नियर कैलिपर से, मीटर पैमाना है, जैसे स्टार्टिंग से चलते हैं, मीटर पैमाना। तो मीटर पैमाने से हम कितना नाप लेते हैं? 1 मिलीमीटर तक, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर तक का मापन कर लेते हैं। कम से कम इतनी दूरी का मापन कर लेंगे। इससे भी छोटी दूरी हो, जैसे पतला तार तुम्हें दिया गया हो, उसका व्यास नापना है तो उसको वर्नियर कैलिपर्स से नाप लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, इसकी अल्पतमांक यानी ये कम से कम कितनी दूरी नाप सकता है? 0.1 मिलीमीटर, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। ओके, इससे भी छोटी दूरी है, जैसे और पतला तार है, उससे भी पतला तार हो, यानी इस रेंज से भी, तो हम स्क्रू गेज यानी पेच मापी का सहायता ले लेते हैं। पेच मापी, तो पेच मापी की सहायता से हम कितना माप लेते हैं? 0.01 मिलीमीटर तक, यानी 0.001 सेंटीमीटर तक। ये इनकी अल्पतमांक मैंने लिखी हैं, जो दूरी, कम से कम दूरी इन यंत्रों द्वारा मापी जा सकती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें हम सीधे सीधे मापन करेंगे। हमारे पास यंत्र होगा और उस वस्तु की लंबाई चौड़ाई किसी भी डायमेंशन का मापन कर लेंगे। तो ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड। जब दूरी बहुत बड़ी होती है, जैसे यहाँ से किसी तारे की दूरी, या पृथ्वी से किसी अन्य ग्रह की दूरी, या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो यहाँ तो आप उपकरण ले नहीं जा सकते कि मीटर पैमाने का एक छोर हमने पृथ्वी पर पकड़ लिया, अब चंद्रमा तक मीटर पैमाना नहीं ले जा सकते भाई, तो वो अप्रत्यक्ष विधि में आएगा। तो प्रत्यक्ष विधि में हम जो नॉर्मल दूरियां हैं उनका मापन कर लेते हैं। तो अब बात आएगी अप्रत्यक्ष विधि की, जिसे आपको ढंग से समझना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये हटा रहा हूँ।
तो बच्चों अब इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम जो दूरियों का मापन करेंगे उनकी कैटेगरी बनाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में जब हम दूरी नापेंगे तो दूरी बहुत छोटी हो सकती है, जिसे हम किसी यंत्र द्वारा नहीं नाप रहे हैं, डायरेक्ट नहीं नाप रहे हैं कि सीधे सीधे जैसे दूरी नापनी है, मीटर पैमाना रखा और नाप लिया, ये डायरेक्ट मेथड था। तो इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी दूरियां नापी जाएंगी कि या तो दूरी बहुत बड़ी हो, यानी बहुत बड़ी दूरी का मापन, बहुत बड़ी दूरी का मापन करना हो, यानी मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, या दूरी बड़ी है लेकिन इसकी तुलना में कम हो तो यहाँ हम उसको बड़ी दूरी कह सकते हैं, बड़ी दूरी का मापन, बड़ी दूरी का मापन। ओके, या बहुत छोटी दूरी हो तब कैसे करेंगे, बहुत छोटी दूरी का मापन। तो हमने 3 कैटेगरी बना ली, यानी बहुत बड़ी दूरी, जैसे पृथ्वी से किसी तारे की दूरी नापनी हो या पृथ्वी से किसी अन्य दूरस्थ ग्रह की दूरी नापनी हो, तो बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम लंबन विधि का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी विधि? लंबन विधि। अभी इनकी डिटेल में चर्चा होगी। बहुत बड़ी दूरी किससे नापी जाएगी? लंबन विधि से। इसको कहते हैं पैरालैक्स मेथड। ओके बच्चों, अब ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा धैर्य रखें। बड़ी दूरी का मापन करना हो, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यहाँ ये भी बड़ी दूरी है, लेकिन किसी तारे की दूरी बहुत बड़ी दूरी हो गई, तो बड़ी दूरी के मापन के लिए हम जो जो विधियाँ इस्तेमाल करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। एक होती है प्रतिध्वनि, वो परावर्तन विधि, परावर्तन विधि, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड। ओके बच्चों, अब परावर्तन विधि में कई विधियां आ जाती हैं। एक होता है प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि विधि, यानी इको मेथड। प्रतिध्वनि इको कहलाती है। ये क्या होती है प्रतिध्वनि, इसकी बात भी आगे करेंगे। अभी हम एक कैटेगरी बना रहे हैं, प्रतिध्वनि विधि और लेज़र। लेज़र, क्या मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, लेज़र विधि होती है। लेज़र विधि, ये परावर्तन विधियों के ही उदाहरण हैं। लेज़र विधि, लेज़र LASER होता है बच्चों, लेज़र मेथड है। अगली कैटेगरी सोनार। और रडार का भी इस्तेमाल करते हैं, RADAR। ये मेथड्स किसके हैं? परावर्तन विधियों के हैं। बड़ी दूरी का मापन चल रहा है भाई। अब बड़ी दूरी के मापन की एक कैटेगरी थी परावर्तन विधि। परावर्तन विधियों में ये विधियाँ आती हैं।
अब बात करेंगे हम अगली विधि की, वो है केपलर के तृतीय नियम द्वारा। केपलर के तृतीय नियम द्वारा। और एक मेथड बहुत मतलब बड़ी दूरी के मापन की कैटेगरीज बनाई हैं हमने, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। तो इस तरीके से हम एक चार्ट बना सकते हैं, फ्लोइंग चार्ट है, एक हमने एक टेबल तैयार की है, ये चार्ट जो बनाया है, इससे हमारे दिमाग में पूरी एक समरी आ जाएगी कि लंबाई को मापने में हम कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक करके सबको क्रम से पढ़ेंगे। बहुत छोटी दूरी के मापन के लिए हम ऑयलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, इसको कैटेगरी नहीं बना रहे हैं, इसको भी पढ़ाएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाएंगे तो इस विधि का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी दूरी के मापन के लिए ये विधियां हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। 3 विधियां और इसमें भी 4 मेथड्स ये रहे। तो इस तरीके से इन कैटेगरीज़ को एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? अप्रत्यक्ष विधियों को पढ़ने की, और जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बहुत बड़ी दूरी का मापन किससे करते हैं? लंबन विधि से। तो अब ये पढ़ेंगे, ये सब हम हटा देते हैं। अब हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? लंबन विधि। तो इस सब को मैं हटा देता हूँ बच्चों, इस हेडिंग को यहीं पढ़ा रहने देता हूँ, इधर उधर लिख लेंगे। तो अब देखें, पहले ये देखते हैं कि लंबन होता क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे, लंबन विधि को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर लंबन है क्या। यानी लंबन विधि पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बड़ी दूरी का मापन करने जा रहे हैं, किसकी सहायता से? लंबन विधि की सहायता से। जैसे बहुत बड़ी दूरी, जैसे पृथ्वी से किसी तारे की दूरी ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले हम लंबन को समझते हैं। इसके लिए देखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी दीवार पर एक निशान बना देंगे, एक लाइन खींच दी, या आपने मतलब कोई भी वस्तु चूज़ कर ली दीवार पर, या आपके कमरे में कुछ भी रखा है, तो किसी भी स्थान को अपना एक टारगेट बना लीजिए। ओके, तो किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो मैं पहले एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं इस वस्तु को देखना चाह रहा हूँ और मैंने जो पृष्ठभूमि निर्धारित की है वो ये मेरी ये उंगली है। आप अपने सामने खड़ा एक बिजली का खंभा ले सकते हैं। बात समझने की कोशिश करना। जैसे आपके सामने बिजली का एक खंभा है, तो आप उस बिजली के खंभे को देख रहे हैं। प्रेक्षण बिंदु आपकी आँख हुआ। प्रेक्षण देखना, कहाँ से प्रेक्षण ले रहे हैं? अपनी आँख से। और इस पेंसिल को देख रहे हैं, और किसके सापेक्ष? खंभे के सापेक्ष। तो आप क्या करेंगे? खंभे को और पेंसिल को एक सीध में रखेंगे। कब? एक आंख बंद करके। जैसे मैंने ये आंख बंद कर ली, एक आंख बंद कर ली, और मैं उस खंभे को इस पेंसिल की सीध में ले आया हूँ। इस समय पेंसिल मुझे खंभे की सीध में दिख रही है। अब मैंने क्या किया कि इस पेंसिल को यहीं रखना है। अब मैंने ये वाली आंख जो बंद थी, इसको खोल के इस आंख को बंद करके अब देखता हूँ, तो अब ये मुझे पेंसिल हटी हुई नज़र आ रही है वहाँ से, अब एक सीध में नहीं रहे। तो आप इस प्रयोग को करेंगे। आप पृष्ठभूमि कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने ये उंगली ले ली, अब मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। अब मैंने क्या किया कि एक आंख बंद कर ली है और इस पेंसिल को देख रहा हूँ, और उंगली बिल्कुल ढक दी है, यानी एक सीध में है इस समय मेरी उंगली, और ये मार्कर एक सीध में है। यानी मुझे अब उंगली दिखाई नहीं दे रही है, केवल पेंसिल दिखाई दे रही है, क्योंकि एक सीध में है। अब मैंने क्या किया, ये वाली आंख खोल ली, तो अब मुझे ये पेंसिल वहाँ से हट के इधर दिखाई दे रही है, उंगली भी दिखाई देने लगी, गैप आ गया, यानी ऐसा लगा कि पेंसिल इधर हट गई। तो उस वस्तु में जो
विस्थापन हुआ वही क्या कहलाता है, लंबन कहलाता है। बात समझ में आ गई? इस बात को आप प्रैक्टिकली करके देखना, ध्यान से समझ लें बच्चों। अगर यही समझ गए लंबन क्या है तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो प्रेक्षण बिंदु हमने बदल दिया। प्रेक्षण बिंदु पहले ये आँख थी, फिर हमने इस आँख को बंद कर लिया, फिर प्रेक्षण बिंदु ये वाली आँख हो गई। तो भिन्न भिन्न स्थितियों से देखने पर जो हमारी वस्तु की स्थिति है उसमें अंतर आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, लंबन। तो लंबन की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति बदलने पर किसी वस्तु प्रेक्षण बिंदु की स्थिति बदलने पर किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन बदल गई, स्थिति के बदलने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, फिक्स क्या किया था हमने, बिजली के खंभे को या इस उंगली को हमने फिक्स रखा था और इसकी स्थिति बदल गई थी। तो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति बदलने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष, जो बैकग्राउंड थी, पृष्ठभूमि के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन लंबन कहलाता है। इस उदाहरण से मैंने बच्चों लंबन को समझाने की कोशिश की थी कि पैरालैक्स होता क्या है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो अगर हम केवल ये परिभाषा लिख दें तो आपको लंबन समझ में नहीं आएगा। लंबन कब समझ में आएगा, जब आप घर पर इस प्रयोग को करेंगे जो मैंने अभी बताया है, इस प्रयोग को करेंगे। एक सेकंड बेटा। हाँ, तो बच्चों लंबन वाली बात समझ में आ गई। अब बहुत बड़ी दूरी का मापन कैसे करेंगे, तो देखें ये लंबन समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई तारा है S, इस तारे की पृथ्वी से दूरी नापनी है। तो हम पृथ्वी पर स्थित दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से इस वस्तु को देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक यहाँ खड़े होकर के हमने देखा इस तारे को। अब यहाँ एक आंख बंद कर करके नहीं देख रहे, क्योंकि दोनों आँखों के बीच की दूरी जो है, अब जैसे देखें इस वाले उदाहरण में जो मैंने समझाया था, वस्तु ये थी, जैसे पेंसिल थी ये, इस पेंसिल को देख रहे थे हम। यहाँ ये वस्तु थी, एक आँख से देखा, फिर इस आँख से देखा, आँख की पोजीशन ये थी, फिर ये हो गई। तो दोनों आँखों के बीच की दूरी जो है, यानी दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी, ये B यानी आधारक कहलाती है। क्या कहलाती है? आधारक, बेसिस। और ये जो कोण बनता है ये लंबन कोण कहलाता है। इसको S लिख देता हूँ मैं। एंगल ASB बराबर जो थीटा माना है वही लंबन कोण है, लंबन कोण, पैरालैक्स एंगल। तो यहाँ प्रेक्षण बिंदु दो आँख थीं, इस वाली आँख से इस वाली आँख से। अब तारा तो हमसे बहुत दूर है। अब हम ऐसे नहीं कि प्रेक्षण बिंदु आँख लेंगे, पृथ्वी पर दो भिन्न भिन्न जगह ले लेंगे जिससे हमारा आधारक थोड़ा बड़ा हो सके। तो पृथ्वी के एक स्थान से, यहाँ से इस तारे को हमने देखा, और फिर दूसरे स्थान से देखा, B स्थान से। ठीक, अब ये एक आँख से ही देख रहे हैं। जैसे किसी दूरदर्शी से, टेलीस्कोप से हम किसी तारे को देखेंगे तो एक आंख बंद करके ही देखेंगे, तो हमारा वो स्थान प्रेक्षण बिंदु हुआ। फिर पृथ्वी पर दूसरी जगह चले जाएंगे काफ़ी दूर,
फिर वहाँ से उस तारे को देखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो प्रेक्षण बिंदु यहाँ पर ये हैं, ए और बी। तो इन दोनों के बीच, दोनों पोजीशंस के बीच जो कोण बना वो लंबन कोण, और ये आधारक बी हो गया। और मान लीजिए पृथ्वी से इस तारे की दूरी कितनी है, डी है। तो यहाँ पर देखें तारा बहुत दूर है, जैसे यहाँ से थीटा देखें तो तारा बहुत दूर है, यानी डी बहुत बड़ा है। और पृथ्वी पर जब आप दो स्थान, भिन्न भिन्न स्थान पर जाएंगे उसको देखने के लिए, पोजीशन बदलेंगे, तो वो पोजीशन बहुत छोटी होगी, यानी जो बी होगा वो डी से बहुत छोटा होगा। तो इसको हम चाप मान सकते हैं और इसको त्रिज्या मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं? चाप। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा बराबर, थीटा यहाँ रेडियन में है भाई, ये ध्यान रखेंगे, ये बात याद रखनी है कि थीटा चाप बटे त्रिज्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेडियन में। तो थीटा रेडियन की बात हो रही है। तो चाप कितना है हमारा? बी, और त्रिज्या कितनी है? डी। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया? बी अपॉन थीटा। कोण हम माप लेंगे, और हमने जो दो भिन्न भिन्न प्रेक्षण बिंदु हैं पृथ्वी पर, एक स्थान से नापा फिर दूसरे स्थान से प्रेक्षण लिया, उन दोनों के बीच की दूरी माप लेंगे। आधारक जिसे कहेंगे, ये क्या है? बी, यही वाला आधारक है, इसको भी माप लेंगे। तो हमने बी माप लिया, थीटा माप लिया, और इस फॉर्मूले से हम डी यानी पृथ्वी से उस तारे तक की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत रहा, यहाँ एक समस्या आती है बच्चों कि डी बराबर बी अपॉन थीटा था। तो पृथ्वी पर हम दो भिन्न भिन्न स्थानों से जब देखते हैं उस तारे को, तो ये हमारा बी हम इतना बड़ा नहीं कर सकते जिससे हमारा थीटा बड़ा हो जाए। बी छोटा होता है जिससे कि हमारा थीटा भी छोटा। इस तारे की दूरी पृथ्वी से तारे की दूरी की तुलना में ये पृथ्वी की दूरी बहुत कम होती है। आप कहेंगे नहीं, हम तो यहाँ से और अमेरिका से देखेंगे, तो उस तारे की दूरी के सापेक्ष यहाँ इंडिया और अमेरिका के बीच की दूरी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि उस तारे से जो इतनी दूर है वहाँ से पृथ्वी ही बिंदु के समान दिखाई देगी। तो उसमें आप उस दूरी का बड़ी दूरी कैसे मान लेंगे? बात समझने की कोशिश करना। आप कहेंगे सर हम तो इतनी दूर चले गए, इंडिया से प्रेक्षण लिया, फिर अमेरिका से लिया, और इंडिया और अमेरिका के बीच की दूरी भी माप ली, तो हमारा बी तो बहुत बड़ा है। नहीं है बहुत बड़ा, इस दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, बिंदु के समान है, तो थीटा बहुत छोटा आएगा। तो हम उस थीटा को शुद्धता से नहीं नाप सकते। हमारा थीटा ही सही नहीं नपेगा तो उस तारे की दूरी भी सही नहीं नपेगी। इसलिए हमें क्या करना है? हमें इस बी को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? आधारक को। ये है क्या बच्चों? आधारक, बेसिस। इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? इसको बढ़ाने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थानों पर नहीं जा रहे, बल्कि पृथ्वी भी तो अपने स्थान को बदल रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो हम पृथ्वी के एक जगह से ही तारे को देखें। ठीक, पृथ्वी एक जगह पर है। अभी मैं समझाऊंगा आधारक को कैसे बढ़ाएंगे। पृथ्वी पर दो स्थान, पृथ्वी पर ही दो जगहों से न नापकर हम पृथ्वी की दो भिन्न भिन्न स्थितियों से मापेंगे, जिससे हमारा बी बहुत बड़ा हो जाए। कैसे? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये मैं बिगाड़ता हूँ। लंबन विधि चल ही रही है बच्चों, आपके पास नोट है। अब हम क्या करेंगे उस बात को समझें। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम क्या करने जा रहे हैं? पृथ्वी पर दो प्रेक्षण बिंदु न लेकर, यानी पृथ्वी की दो स्थान न चुनकर, हम पृथ्वी की स्थिति को प्रेक्षण बिंदु लेके चलेंगे। जैसे आपको पता है कि ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है। तो मान लो इस समय पृथ्वी यहाँ पर है और ये है सूर्य। तो किसी समय, जैसे आज जितनी तारीख है, उस तारीख से हम यहाँ पर बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं, तो हम यहीं से, हाँ बच्चों जगह कम पड़ गई, इसको हटा देता हूँ।
हम क्या कर रहे हैं, यहीं से मान लो इस तारे की दूरी ज्ञात करनी है एस की। ये तारा भी हो सकता है या दूर का ग्रह भी हो सकता है, जैसे यहाँ से मंगल ग्रह की दूरी ज्ञात कर रहे हो, या बृहस्पति ग्रह की दूरी ज्ञात कर रहे हो, या शुक्र ग्रह की, या शनि ग्रह की। बात समझ रहे हैं। तो मान लो ये एक तारा है, तो अब हम करते क्या हैं कि इसमें एक तारा चुनते हैं। एक तारा, इस तारे की दूरी तो हमें ज्ञात करनी ही है। अब हम एक निर्देश रेफरेंस स्टार चुनेंगे, एक ऐसा तारा देखेंगे जो समय बदलने पर, समय बदलेगा, पृथ्वी अपनी जगह बदलेगी, घूम रही है, दिसंबर में कहीं होगी, जनवरी में कहीं होगी, मार्च में कहीं होगी। बात समझ रहे हैं। मार्च में यहाँ है तो दिसंबर में यहाँ पहुँच जाएगी, 6 महीने बाद बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ष में पूरा चक्कर लगता है। तो हमने एक समय चुन लिया ये वाला, तो यहाँ से हम जैसे मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के बाद 6 महीने कब होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, मान लो मार्च के समय पृथ्वी यहाँ है और यहाँ से हमने इस तारे, अभी चलो देख नहीं रहे, पृथ्वी से इस तारे की दूरी ज्ञात करनी है। हमने एक ऐसा तारा चुन लिया जो समय बदलने पर, जैसे कि जनवरी में भी यहीं दिख रहा है, फरवरी में भी वहीं दिखता है, मार्च में भी वहीं दिख रहा है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही, तो इसको हम रेफरेंस स्टार कह देते हैं, निर्देश तारा। एस डैश क्या कहलाता है, निर्देश तारा। तो अब हम क्या करेंगे कि पृथ्वी से इस तारे और जिसकी दूरी ज्ञात करनी है उस तारे के बीच के कोण का प्रेक्षण ले लेंगे। मान लीजिए ये है θ1, ये हमारे सिर के ऊपर है, मतलब जहाँ दिखाई दे रहा है वहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इस प्रेक्षण को कब करेंगे, 6 महीने बाद। जैसे मार्च में ये प्रेक्षण ले लिया, 6 महीने बाद पृथ्वी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल जस्ट अपोजिट। तो अब प्रेक्षण बिंदु बी, ये जो ये वाला था वो पृथ्वी पर ही था, ये पृथ्वी की दूसरी स्थिति में हो गया। तो यहाँ से, तो ये जो अगर हम मिला दें तो ये हमारा बी हो गया है। तो ये पृथ्वी की कक्षा का जो व्यास है, ये दीर्घच दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत बड़ी दूरी होती है। तो हमने पृथ्वी, अब देखो पृथ्वी ये बिंदु के समान बनाई है, पृथ्वी पर आप 2 जगह से देखेंगे तो बी बहुत छोटा होगा, और पृथ्वी की भिन्न भिन्न स्थितियों से देख रहे हैं तो हमने बी काफ़ी बड़ा कर लिया, जिससे हम थीटा के मापन में शुद्धता ला सकें, जिससे कि हमारी जो तारे की दूरी है पृथ्वी से वो शुद्धता से ज्ञात हो सके। तो देखें अब उसी तारे को एस डैश, अब भी हमें वहीं दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर हैं तब भी हमें जहाँ जैसे जिस सिचुएशन में पहले दिख रहा था अब भी वो वहीं दिख रहा है। ये नहीं कि ये वाला यहाँ से देखने पर ये तारा यहाँ है, ऐसा नहीं है। अब वो तारा, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम बस में बैठ के जा रहे हैं या ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं या बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, सूर्य की तरफ देखें वो हमसे काफ़ी दूर है, तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे हमें ऐसा लगता है कि सूर्य हमारे संग संग चल रहा हो। तो ये निर्देश तारा है बच्चों, ये हमें अब भी वहीं दिखाई दे रहा है। तो अब 6 महीने बाद, तो इस विधि से जब आप मापन करेंगे तो ये नहीं कि एक दिन में ही कर लेंगे, भाई 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब दूसरा प्रेक्षण लेंगे। तो अब इस तारे, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, एस डैश, अब इस तारे, तो पृथ्वी हटा देता हूँ मैं, इस तारे और जो हमारा वो तारा है जिसकी दूरी याद करनी है उसके बीच का कोण ये वाला नाप लेंगे 6 महीने बाद। मान लीजिए θ2 है। बात समझ रहे हैं, क्लियर हुई बात। तो ये वाला कोण आपका कितना आ जाएगा, जैसे देखें ये यहाँ से मैं लंब गिरा दूँ तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो ये θ1, तो ये कोण कितना हुआ θ1, और ये कोण कितना हुआ θ2, तो ये पूरा कोण कितना हो गया θ1 प्लस θ2। बात समझ रहे हैं, θ1 प्लस θ2 हो गया। अब देखें, अब हमने क्या कर लिया, आधारक को बहुत बड़ा कर लिया। बहुत बड़ा हो गया कि नहीं बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझना। तो ये काम हमने 6 महीने बाद इसलिए किया कि जिससे हम अपने आधारक को बड़ा कर सकें, जिससे हमारा कोण बड़ा हो जाए और उसको नापने में शुद्धता आ जाए।
तो अब देखें, और मान लो इस पृथ्वी से इस तारे की दूरी जो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं वो कितनी है, थीटा है, ठीक, वो सॉरी थीटा नहीं डी है, ये इस से तारे की दूरी पृथ्वी से डी है, यहाँ से भी डी रहेगी, पृथ्वी की भिन्न भिन्न पोजीशन से देखेंगे तो डी ही रहेगी। एक सेकंड बच्चों, जो गर्मी बहुत है बेटा। अब देखें, अब वही इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इसी कोण को क्या मान लेता हूँ, थीटा। तो अभी जो बताया था वही चीज़ फिर आ गई। तो यानी थीटा जो हमारा पैरालेक्स लंबन कोण हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। ये पूरा कोण कितना है, थीटा है। इसकी वैल्यू, ये वाला कोण हमने थीटा मान लिया है, तो यही लंबन कोण है। तो अब थीटा बराबर वही चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, अभी तो थीटा ही रखो, दिमाग में रखना है कि थीटा बराबर निकलेगा कैसे, दोनों को जोड़ करके। चाप कितना हो गया b, और त्रिज्या कितनी हो गई d, तो इससे d निकल आएगा b अपॉन थीटा। b हमें सूर्य की उस कक्षा की दूरी ज्ञात है, हम जानते हैं, और थीटा हम माप ही लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करके हमें तारे की दूरी ज्ञात हो जाएगी। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक पॉइंट और बताएंगे। तो बच्चों ये तो हो गई दूरी ज्ञात करना। अब मान लो किसी ग्रह की या उपग्रह का व्यास ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, एक सेकंड बच्चों, क्या ज्ञात करना है, व्यास। तो ये मैं हटाता हूँ। तो देखें, जैसे ये कोई अन्य ग्रह हो, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, क्या कर रहे हैं अब हम, अगला जो टॉपिक है व्यास ज्ञात करना। आप यहाँ हेडिंग डालेंगे, मैं यहाँ डाल देता हूँ, किसी ग्रह या उपग्रह का व्यास यानी डायमीटर ज्ञात करना। दूरी तो ज्ञात करना सीख गए कि वो हमसे कितनी दूर है पृथ्वी से। अब इसका व्यास मापना है। ये पृथ्वी है मान लो, तो पृथ्वी के किसी एक बिंदु से, ये मान लो ये व्यास है, ये व्यास कितना है उस ग्रह या उपग्रह का। जैसे चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना हो कि चंद्रमा कितना बड़ा है, बड़ा है व्यास, दूरी नहीं। तो देखें, अब इस व्यास को ज्ञात करना है, तो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये हमने एक प्रेक्षण बिंदु ले लिया सी। यहाँ से हम इस व्यास का जो कोणीय व्यास है, ये जो व्यास कोण बनाएगा पृथ्वी के किसी बिंदु पर, ये कोणीय व्यास कहलाता है। इसको मैं थीटा भी लिख सकता हूँ या अल्फा लिख देता हूँ, और कोण बदल लेते हैं। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये हम ज्ञात कर चुके हैं। दूरियां ज्ञात करने की विधियां आपको पता हैं। लेज़र विधि आप आगे पढ़ेंगे। चंद्रमा हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो मैंने एक कैटेगरी बनाई थी कि बहुत बड़ी दूरी का मापन, बहुत बड़ी दूरी का मापन, बड़ी दूरी का मापन, तो बड़ी दूरी का मापन जैसे लेज़र विधि मैंने यहाँ बताई थी, अभी समझाई नहीं है। तो लेज़र विधि से हमने पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात कर ली है, वो भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं व्यास ज्ञात करने की। तो ये अल्फा नाप लिया। अब अल्फा नाप लिया तो वही कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसे हटा दें भाई, फिर वही बात आ जाएगी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो डायरेक्ट लिख दूँ, मैं कई बार लिख चुके, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण अल्फा है, चाप आप डी लेंगे, और त्रिज्या हमारी ये हो जाएगी डी। तो इससे डी निकल आएगा, डी बराबर अल्फा इंटू डी। कोण हमने नाप ही लिया, कोण नाप लेंगे, कोण का मापन कर लेंगे भाई, और डी, और हमें उस ग्रह की, जो भी ग्रह हम माप रहे हैं या उपग्रह का व्यास माप रहे हैं, उस तक की दूरी अभी जो बताई थी, या तो उस विधि से माप ली गई हो, किसी भी विधि से माप ली गई हो, लंबन विधि से माप ली। मान लो कोई बहुत दूर है उपग्रह या किसी दूसरे उपग्रह का व्यास ज्ञात करना हो, तो ये दूरी तो हम नाप चुके हैं, किसी भी विधि से माप ली गई हो। और भी विधियां पढ़नी हैं हमें आगे दूरी के मापने की,
तो वो तो हम माप ही लेंगे, कैसे मापते हैं, लंबन विधि से कैसे मापते हैं वो भी सीख गए, और कोण माप लेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इस ग्रह या उपग्रह का व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों ये रही आज के लिए लंबन विधि। तो मैं समझ रहा हूँ कि लंबन विधि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो अभी जो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था उसमें लंबन विधि बताई थी, फिर बड़ी दूरी को मापन के लिए परावर्तन विधि बताई थी। तो कल के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे परावर्तन विधि की। तो आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए अच्छा सा, और इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो पूरी लंबन विधि आपकी समझ में आ जाएगी। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक? बड़ी दूरियों का मापन किस विधि से? परावर्तन विधि से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।